हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य 322 या 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अप, अपने गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के बारे में हमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कलन द्वारा राजतरंगिणी, क्षेमेंद्र द्वारा व्रत कथा मंजरी, विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षक में कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश की सत्ता पलटने की पूरी जानकारी है। जैन विद्वान हेमचंद्र द्वारा रचित परिष्ट पर्वन में चाणक्य के जीवन से लेके चंद्रगुप्त के अंतिम समय तक की सारी जानकारी हमें मिलती है। ये ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसने 322 या 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में पहला महान सम्राट था। ग्रीक साहित्य में इसे सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। इसने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंदवंश तख्ता पलटकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध का विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गया था। लुटोर्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए और पूरे भारत को जीत लिया, जिसमें विभिन्न जनपद थे। अब चंद्रगुप्त की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और यह महान कार्य एक बड़ी सेना की सहायता से ही हो सकता था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और कम से कम 4,000 रथ थे। इन सब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की सेना को हराया। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरात, काबुल, कंदहार, बलूचिस्तान आदि प्रांत दिए और सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम सुदर्शन था। इन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंपकर जैन गुरु भद्रभाव के साथ मैसूर चला गया। वहीं श्रवण बेलगोला में 298 बीसी में उसने धीरे धीरे जल और अन्न त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सम्राट बिंदुसार ने 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक शासन किया। यूनानी लेखकों ने इसे अमिचर चेटक कहा है। बिंदुसार के शासनकाल में ही चाणक्य ने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की संपूर्ण भूमि राजा बिंदुसार के अधीनता में ला दिया। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुए, परंतु राजकुमार अशोक ने उन्हें दबा दिया। बिंदुसार के समय में भी भारतीयों का विदेशियों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। उस समय सीरियन साम्राज्य का स्वामी एंटीओकस सोडस था। इसने भी डायमेचस को अपना दूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा। इसके अलावा मिस्र के राजा टालमी ने भी अपना एक दूत जिसका नाम डायनोसिस था उसको बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 500 थी और 26 वर्ष शासन करने के बाद बिंदुसार की 272 बीसी में मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके विभिन्न पुत्रों में युद्ध शुरू हो गए, क्योंकि बिंदुसार की 16 रानियां थी और उनके 100 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा सुसीम था और सबसे छोटा तिष्य। 272 बीसी से लेके 268 बीसी तक लगातार 4 साल युद्ध चलते रहे और इनमें अशोक विजयी हुआ। उसने अपने सभी भाइयों का दमन किया और गद्दी पर बैठा। अशोक ने 268 बीसी से लेके
32 BC तक शासन किया। इसके बाद 261 ईसा पूर्व या BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि ग्रह के बाद कलिंग राज्य वैभवशाली और संपन्न हो गया था और अशोक ने इस पर आक्रमण करके इसको दोबारा जीत लिया। और कलिंग को जीतने के बाद अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत ही औरतें विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे। इसके बाद उसके हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और धार्मिक नीति अपना ली। अब बात करते हैं अशोक के काल की प्रमुख घटनाएं। कलिंग का युद्ध 9वें वर्ष हुआ था। 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष कनकनुमित स्तूप का विस्तार किया। फिर राजकों को नियुक्त किया, व्रत शिलालेख प्रारंभ किए। 13वें वर्ष 14वें वर्ष धम्मा मात्र की नियुक्ति की। 13वें वर्ष इसने बराबर की गुफाओं को भी दान दिया था, जहाँ अनेक आजीविक रहते थे। 21वें वर्ष रुमनदेही की यात्रा की। कनकनुमी स्तूप की भी उसी समय यात्रा की। 33वें वर्ष खोतन यात्रा की। हम कह सकते कि अशोक ने अब युद्ध नीति को त्याग कर धार्मिक नीति को अपना लिया था। उसने खाने में शाकाहारी भोजन शुरू कर दिया था। अपनी सेना, अपने देश में भी ये निर्णय लागू किया कि कोई भी निर्जीव जानवर, पशु पक्षियों को नहीं मारेगा। और इसने बहुत दान दिया, जिसके कारण विभिन्न स्तूपों का निर्माण हुआ और मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कंगाल होता गया। अब धीरे धीरे सभी राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, क्योंकि इसने युद्ध नीति को त्याग दिया था। अपने पुत्रों को भी इसने धार्मिक शिक्षा दी और उन्हें बौद्ध धर्म फैलाने के लिए विभिन्न जगहों पर या विभिन्न देशों में भेजा। जैसे महेंद्र को श्रीलंका भेजा, मजहंतिक को कश्मीर और गंधार, सोन और उत्तर को सोनगिरी, महारिक्त को महिषा मंडोला, रसित को वनवासी, मंजिम हिमालय क्षेत्र, महादेव को महिष मंडल आदि। अशोक ने बहुत से शिलालेख स्तंभों का निर्माण करवाया था। के लेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा और हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी इससे मिली। अशोक का विदेशी राजाओं से भी संपर्क था। उसके समकालीन राजा थे सीरियन सम्राट एंटियोकस II था। इसके अलावा मिस्र का तुर्मै, इसके अलावा मैसिडोनिया का राजा एंटीगोनस, साइरन का अधिपति मेगस, कारिंथ का अलेक्जेंडर। सीरिया के राजा ने इसके दरबार में एक दूत भेजा था जिसका नाम डायनोसिस था। अशोक की धर्मनीति के फलस्वरूप उसके काल में तक्षशिला में काफ़ी बड़ा विद्रोह हो गया था, जिसको रोकने के लिए उसने अपने सबसे बड़े पुत्र कुणाल को भेजा, जिसके बाद उसने वहाँ पर विद्रोह को शांत किया और प्रांतीय शासक के रूप में कार्य करता रहा। कुणाल काफ़ी शक्तिशाली राजा था। अगर वो होता तो मौर्य शासन और बढ़ता। कुणाल के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ अच्छा जिसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया हो। अब बात करते हैं कि कुणाल राजा क्यों नहीं बन पाया। कुणाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। वो अशोक को बहुत प्रिय था। कहते हैं उसकी आंखें हिमालय के कुणाल पक्षी के समान सुंदर थी। उसका विवाह कांचनमाला नामक युवती से हुआ था जो बहुत सुंदर थी। वृद्धावस्था में अशोक ने एक और शादी की और उसकी रानी का नाम तिशर्षिता था। युवक कुणाल पर वह मोहित हो गई, परंतु कुणाल ने अपनी विमाता के प्रेम की कोई परवाह नहीं की, जिसके कारण उसने उससे बदला लिया। जब अशोक की शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया था तो तिशरिता ने उसे काफ़ी संभाला और राजपाट को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसने कुणाल से बदला लिया। उसने एक कपट लेख तैयार किया, उस पर अशोक की राजमुद्रा लगा दी और उसने आज्ञा दी कि कुणाल की आंखें निकाल ली जाएं। यह आज्ञा पत्र तक्षशिला पहुंचा तो वहां के अमात्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कुणाल के गुणों और सद्व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कुणाल ही अब वो राजा था जो मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता था। परंतु उनमें इतना साहस नहीं था कि वो इस लेख पत्र को कुणाल तक ना पहुंचाएं और कुमार को यह लेख पत्र मिला। फिर कुणाल ने स्वयं बाधिकों को बुलाया और
बोला कि सम्राट की आज्ञा का पालन होना चाहिए और अपनी आंखें निकाल कर दे दी। अब राजपथ छोड़कर कुणाल अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ पाटलिपुत्र की तरफ चल पड़ा। जब अशोक को यह खबर मिली तो उसने तीसरशिता और उसके अधिकारियों को कठोर दंड दिया, क्योंकि अब कुणाल अंधा हो गया था तो वो राजपाट नहीं संभाल सकता था। परंतु फिर भी अशोक ने उसको राजा बनाया और उसका राज्यकाल 232 बीसी से 224 तक रहा। इस दौरान उसके राजपाट का कार्य उसके बड़े पुत्र दशरथ ने पूरा किया। कुमार दशरथ इतना योग्य नहीं था और धीरे धीरे करके इसी के काल में कलिंग और अन्य साम्राज्य धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र होते चले गए। अब इसके बाद इसका छोटा भाई संपत्ति गद्दी पर बैठा। संपत्ति का राज्यकाल 224 बीसी से 215 बीसी तक रहा और कुछ समय के बाद संपत्ति ने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण चला गया और वहीं उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद 215 बीसी से 202 बीसी तक राजा शालीशुक या शालशुक ने एक प्रतापी राजा नहीं था। इसने जनता पर काफ़ी अत्याचार किए और जनता प्रजा इससे तंग आ गई। साम्राज्य के पतन में और सहायता मिली। अब देश में ज़्यादातर राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। इसके बाद देववर्मन या देववर्मा शासक बना। इसका शासनकाल 202 बीसी से 195 बीसी का था। इसके समय में विदेशियों ने आक्रमण किए और भारत के ज़्यादातर हिस्से पर यवन साम्राज्य स्थापित हो गया। इसके बाद सतधनुष शासक बना। सतधनुष का शासनकाल 195 से 187 बीसी था। इसके काल में भी लगातार मौर्य साम्राज्य का हाथ जारी रहा और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ गद्दी पर बैठा 187 बीसी से 185 बीसी तक। बृहद्रथ भी एक योग्य राजा नहीं निकला और अब मगध में एक बार फिर राज्य क्रांति हो गई। बृहद्रथ का प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। शक्तिशाली सेना भी इसके अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। मौर्य कुछ राजकुमार जैसे जालोक वो कश्मीर पर राज्य करके खुश रहा। ज़्यादातर राजकुमार बहुत भिक्षु बन गए जैसे महेंद्र आदि।